जैसे कि आपके साथ जिस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है और इसकी कहानी को जो पूरे देशवासी हैं जानना चाहते हैं, तो उसको किस ठंडी लग रही है और थोड़ा सा आप चाय पिला दीजिए। तो मैंने चाय बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने बोला तो उन्होंने अपने हाथों से ही मुझे अपने बेड पे सुला दिया। तो कुछ समय कहीं ना कहीं आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और आपके साथ रहना है, आपसे शादी करना है और आपका साथ निभाना है। लड़का के मुंह से जो भी शब्द निकल रही थी वो मुझे बहुत सही लगा और बहुत हद तक मुझे मतलब विश्वास दिलाया। एक अभी अपना रीअसाइनमेंट सर्जरी करा के अपना बॉडी पार्ट को चेंज करके एक लड़की बन गई हूँ। आप मर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला ठीक है, हम 6 महीने या साल भर हम लोग रुक जाते हैं। तो अच्छा खासा मेरा पैसा जो लिया था मुझे वापस कर दीजिए, मैं आगे का कितना पैसा लिए थे? अच्छा, पापा मुझे बोल रहा था कि तुम एक चक्का हो, हिजड़ा हो, तुम किन्नर हो, ट्रांस वुमेन उतार दिया भी जाएगी। तो मैं सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन को दोष देना चाहूँगी। क्योंकि उनको नमस्कार, इसमें हम लोग हैं बलिया जिले के, उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा में हम लोग इसमें मौजूद हैं। और हमारे इसमें आप कैमरे फ्रेम में देख रहे होंगे एक ट्रांस महिला हैं जो कि अभी इनको धोखा मिला है एक लड़के से और शादी वगैरह भी हो चुका था। तमाम ऐसी बातें हैं, इनकी क्या कहानी है हम इन्हीं से जानने वाले हैं। और क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार, मेरे नाम बारवी खान है, मैं असम की रहने वाली हूँ और मैं एक ट्रांस महिला हूँ और हाल ही में मैं यूपी बलिया ज़िला में रह रही हूँ। तो जैसे कि आपके साथ जिस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है और इसकी कहानी को जो पूरे देशवासी हैं जानना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके से आप समझाएंगे इस बात को? जी बिल्कुल, मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ है। एक्चुअली मैं 2022 को 25 अक्टूबर को मैं रसड़ा बलिया ज़िला में आई थी एक डांसर के रूप में। और मैं एक भारत बैंड पार्टी पकवाइना का है, वहाँ पे मैं डांसर की तरफ से मैं डांस करके अपना जीवन निवास करती हूँ। 2022 को 7 नवंबर को मैं कमतैला में डांस कर रही थी। वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम है निखिल यादव और उसका पिताश्री का नाम है हंसनाथ यादव। वो रसड़ा का रहने वाला है और पठानपुर का निवासी है। तो वहाँ आके लड़का मुझसे मिलती है और मिलके मेरा नंबर मांगने लगती है। मैंने अपना नंबर देने के लिए इनकार किया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स किया, दबाव बनाने लगा। फिर उसके बाद मैंने अपना नंबर प्रोवाइड कर दिया उनको। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने टेक्स्ट से लेके वीडियो कॉल से लेके हम नॉर्मल बात तक हम शुरुआत की और हमारा दोस्ती बन गई। 2022 को 26 नवंबर को मैं एक मीरनगंज है यहीं पे रसड़ा में डीजे प्रोग्राम पे प्रोग्राम कर रही थी। वहाँ पे लड़का आता है रात को 9:30 बजे के आसपास करीबन और मेरे प्रोग्राम खत्म हो जाए 11:30 या 12 बजे तक। वो लड़का घर पे मेरे रूम पे छोड़ने के लिए जिद बनाने लगते। मैंने मना किया था कि जो लाया है वही छोड़ देंगे, ये फॉर्मलिटी होते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको छोड़ दूँगी आज जैसे भी करके, मुझे आपके रूम पे जाना है और आपको आज मैं ही छोड़ूंगी। तो मैंने भैया से पूछा जो लाया था हमें, तो उन्होंने बोला अगर आप सही सलामत पहुंच जाएंगे तो आप जा सकते हैं। तो मैंने बोला जी भैया मैं इनको पहचानती हूँ, मैं चले जाऊँगी। तो आई रूम पे आके उन्होंने बोला बहुत ठंडी लग रही है और थोड़ा सा आप चाय पिला दीजिए। तो मैंने चाय बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने बोला नमकीन है तो थोड़ा सा नमकीन भी दे दीजिए। नमकीन निकाला, फिर हम दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। तो चाय पीने के बावजूद मुझे थोड़ा बहुत समय बाद मेरा सर भारी भारी जैसा लग रहा है और चक्कर आ रही है, पूरा दुनिया घूम रही है। मैंने उनको बोला है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ऐसे फीलिंग हो रही है। तो उन्होंने बोला कि आप शायद ज़्यादा थक गए होंगे और आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। तो उन्होंने अपने हाथों से ही मुझे अपने बेड पे सुला दिया। तो कुछ समय के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि उन्होंने मेरे साथ गलत काम कर रहा है और मैं चिल्लाने के लिए भी बहुत कोशिश किया था, लेकिन वो मुंह पे दबा के रखा था और मेरे साथ अननेसेसरीली सेक्स किया। लड़का सुबह तक मेरे पास ही था। तो जब मुझे होश आया और सही तरीके से मैं ठीक हो गई और मुझे जहाँ तक पता चल रहा है कि मेरे साथ गलत हो गया, मैंने उनको जाहिर किया, उनको बोला। तो उनको बोला ये गलत हुआ है मेरे साथ और मैं इसके खिलाफ मुकदमा करूँगी। उन्होंने बोला कि ये सब मत करें, मेरी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे पूरा ख़ानदान का इज्जत मिट्टी पे मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आप बहुत सुंदर हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और आपके साथ रहना है, आपसे शादी करना है और आपका साथ निभाना है। तो मैंने बोला ठीक है, डजंट मैटर कि आप मुझे पसंद करती है। ये अलग तरीके से भी आप बोल सकते थे, लेकिन ये आपने बोला नहीं, सीधा आपने मेरे साथ गलत कर दिया, ये बहुत सारा सा गलत है। तो बोला कैसे गलत है, मैं डर रही थी आपको बोलने के लिए और मुझे सही यही लगा और इसलिए मैंने ये सब किया, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ ज़िंदगी भर आपका साथ निभाऊंगी, कहीं ना कहीं आपको छोड़ूंगी नहीं। कहीं ना कहीं लड़का के मुंह से जो भी शब्द निकल रही थी वो मुझे बहुत सही लगा और बहुत हद तक मुझे विश्वास दिलाया कि मैं भी यही सोच रही थी कि हाँ मेरा सब कुछ पता है उनको कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तभी वो लड़का अगर सब कुछ जान के भी अगर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे या साथ निभाने के लिए बोल रहे और मैं अलग शहर से एक अलग शहर में आई हूँ, कहीं ना कहीं अगर मुसीबत में पड़ जाऊँगी, वो लड़का अगर मुझे साथ नहीं देगी आगे तो मेरी अच्छा ही होगी। तो इसलिए मैंने सोच के उनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मैंने अपने आप को मना लिया और हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए।
कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने मेरे पास आके मुझे बोला कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और आप अपने आप को चेंज करा लीजिए। तो मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही, खोल के बताइए। तो उन्होंने बोला आप अपना जेंडर चेंज करा लीजिए। मैंने आई एम शॉक कि वो ये क्यों बोल रहे हैं, जो भी है मैं जितना भी खुश रख पा रही हूँ उनको रख रही हूँ। तो मैंने बोला ये सब करेंगे तो मेरा घर परिवार छूट जाएगी मेरे हाथ से। और आपको पता है कि इस दुनिया में ट्रांस वुमन हो या किन्नर को हो किस नज़र से देखते हैं, कहीं ना कहीं दुनिया वाले भी नहीं मानेंगे और कहीं ना कहीं मैं डर ठोकर खाना पड़ेगा। और हाल ही में मैं खा भी रही हूँ ये सब। थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि जेंडर चेंज कराने के लिए बात कर रहे थे, तो उसके पहले आप क्या थी, अभी फिलहाल में क्या है? देखिए उसके पहले मैं एक लड़का थी, लेकिन मेरी जो फीलिंग है वो लड़की की थी, लेकिन मेरा जो बॉडी पार्ट था वो एक लड़का का था नॉर्मली। तो अभी मैं एक महिला बन गई हूँ जो ट्रांस वुमन कहलाते हैं, जो ट्रांस महिला बोलते हैं। मैं एक अभी अपना रीअसाइनमेंट सर्जरी करा के अपना बॉडी पार्ट को चेंज करके एक लड़की बन गई हूँ। तो ये किस लिए आपने किया? जी उस लड़का के लिए मैंने किया है। मैंने बहुत मना किया था, उन्होंने बहुत फोर्स किया, बहुत दबाव डालने लगा। तो मैंने समय लिया था उनको, और मैंने ये भी बोला है उनको कि ठीक है मैं करवा लूँगी, लेकिन ये मेरा ऑपरेशन होने के बाद भी मैं बच्चा कभी नहीं दे पाऊँगी आपको। उन्होंने यही बात बोला है कि अगर बहुत लेडीज़ का बच्चा नहीं होते, कहीं ना कहीं वो लोग भी अपना घर बसा रही है, वो लोग भी अपना दुनिया देख रही है, तो हम भी आपको उन्हीं में से एक पकड़ लेंगे और अपना एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। जिसका मतलब एक माँ बाप नहीं है उसको अगर माँ बाप मिल जाएगी तो इससे ज़्यादा इस दुनिया में पुण्य का काम क्या हो सकता है। अपने बच्चे को हम अच्छा खासा परवरिश दे के, पढ़ाई लिखाई करके हम अच्छा खासा परवरिश देंगे। मैंने यही सोचा कि ये लड़का इतना सही बोल रही है, इतना मतलब हद तक वो सोच के रखा है, तो कहीं ना कहीं आगे साथ देगी। तो मैंने एक दिन का समय लिया और उन्होंने बोला ठीक है आपको समय दे रहे हो। तो उन्होंने समय लिया, मैंने समय ले लिया। फिर उसके बाद उन्होंने सुबह ही मुझे फ़ोन किया था अगले दिन। तो उन्होंने बोला क्या समय लिया आपने, क्या सोचा? तो मैंने बोला ठीक है मैं सोच लिया। तो कुछ समय के बाद वो मेरे रूम पे आ गई। आने के बाद उन्होंने बोला कि क्या सोचा? मैंने बोला ठीक है मैं कराने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी लगन चल रही है, मैं नहीं कर पाऊँगी, लगन ख़त्म होने दीजिए तब करा लूँगी। तो मेरे खरवास पड़ गई थी 1 महीने। तो मैं मार्च में जाके, वो लड़का भी जाने वाले थे, लेकिन अचानक हम लोगों ने मतलब डिसाइड किया था कि मार्च में मेरा लगन ख़त्म हो गया था, खरवास पड़ गई थी। तो मार्च में उनका एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो इसलिए वो नहीं जा पाए। तो मैं अकेले जाके वहाँ पर अपना रीअसाइनमेंट सर्जरी करा लिया, जो एक मेपल केयर हॉस्पिटल है दिल्ली में। वहाँ पर मैंने अपना ऑपरेशन किया। वहाँ पर मेरा 2 लाख रुपये खर्चा भी हो गया है। तो दिल्ली में किया है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वहाँ से आने के बाद 20 दिन के बाद उन्होंने मुझे शादी किया, मेरा मांग भर दिया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे एक लास्ट ऑपरेशन है, उनको करने के लिए वो दबाव डाल रहे थे। तो मैंने मना किया, मैं अभी मेंटली और फिजिकली फिट नहीं हूँ और नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं मैं अभी भी अपने आप को फिट नहीं हूँ। तो इसलिए तो उन्होंने बोला है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप एक बार डॉक्टर से पूछ लें। मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला है कि अभी जब तक आपका 6 महीना या साल भर नहीं हो जाते तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या ऑपरेशन किए हुए? हाँ एक ऑपरेशन किया हुआ अभी मेरा बस हाल ही में 5 महीना ही हुआ है। जब तक साल भर और 6 महीना नहीं हो जाता हम दूसरा कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि ये गैरकानूनी होगा और मैं मर जाऊंगी तो डॉक्टर ये जिम्मा लेगी। तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि नहीं हो पाएगी ऐसा कुछ, आप भी मत सोचें, नहीं तो आप मर सकते हैं। तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला ठीक है हम 6 महीने या साल भर हम लोग रुक जाते हैं। तो अच्छा खासा हम लोग का रिलेशन बन रही थी और बहुत अच्छा खासा चल भी रही थी। उन्होंने आना जाना खाना पीना सब कुछ शुरू मेरे साथ, तो सोना वाना सब कुछ। फिर उसके बाद उनका जितना भी खर्चा था मैंने उठाया। 31 मई को वो आके मेरे पास आके, फिर उसके बाद वो आके मुझे बोल रही है कि आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगी। और 31 मई कौन सा सन था वो? 2023 को। 2023 जी 2023 को वो बोल रहा है कि आपके साथ मैं नहीं रह पाऊँगी और कहीं ना कहीं मेरे घर पर। 31 मई को वो आके मुझे बोल रही है कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगी, मेरे घर परिवार को पता चल गया है। तो मैंने बोला इसके आगे आपने क्या सोच के रखा है? तो उन्होंने मुझे बोला है कि मैं आपके साथ नहीं निभा पाऊँगी और कहीं ना कहीं मैं आपको छोड़ रही हूँ। तो मैंने बोला ये क्या बात बोल रहे हैं, आज मेरा घर परिवार नहीं है, पूरा खानदान मेरे से छूट गया, मेरे से नाराज़ हो गया, आज मेरे से कोई बात नहीं करे, पूरा दुनिया वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आप ये कैसे बात बोल सकते कि हाँ मैं आपके साथ नहीं रह पाऊँगी? मुझे उस समय बहुत हर्ट हुआ, मैं बहुत रोई थी। तो उन्होंने बोला कि रोने धोने से कुछ नहीं हो पाएगा और मैं अपने मम्मी पापा को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा आपकी मम्मी पापा अभी याद आ गए, जो मेरे मम्मी पापा के लिए मैंने नहीं सोचा, आपके लिए सोच के मैंने ये सब कर दिया, तो मेरे मम्मी पापा का क्या है? तो बोले मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम अपना देख लो और मैं अपना देखूंगी, तुम अपना रास्ता सुन लो। मैंने यही बोला उसको कि आज इसी रास्ते में आप मुझे लाए थे, आज इसी रास्ते में लाके आप बोल रहे बीच सड़क में छोड़ के कि तुम्हारा यही एक मंजिल है, तुम इसी रास्ते में गुजरो, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, कैसे बोल रही आप? तो बोल रहे कि मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, आगे साथ नहीं निभा पाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है कुछ भी मत करिए, आप मेरा पैसा
जो लिया था मुझे वापस कर दीजिए, मैं आगे का कितना जिंदगी। पैसा लिए थे? 4,10,000 रुपये मैंने खर्चा किया, इससे ज़्यादा ही किया है, लेकिन अभी ये पकड़ के रखा है, मैंने कभी गिनती नहीं किया है। तो उन्होंने ये, मैं जब पैसा मांगने लगे उन्होंने मुझे मारने का धमकी दे दिया। बोले तुम्हारा क्या प्रूफ है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, मतलब ये वो। मैंने मुकदमा करने के लिए बोला, धमकी देने लगा, मेरा माँ बहन का गाली देने लगा, अगर कोई प्रूफ है तब बताना ये सब, और तुम्हारा कौन सुनेगी। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करके, मैं अभी नाबालिग हूँ, तुमको झूठा मोटा केस दे के तुमको ही जेल भेज दूँगी। मैंने उनको बोला ठीक है, मुझे मंजूर भी है जेल जाने के लिए, अगर मैं दर ठोकर खाने के अलावा अगर जेल में अगर जाके मुझे सुकून की रोटी खाना मिलेगी तो मैं वही एक्सेप्ट। तो क्या अभी वो नाबालिग है? क्या उम्र है उसकी? बिल्कुल भी नहीं, उनका उम्र 22-23 साल की उम्र है, जहाँ तक उन्होंने बताया है। उनका पापा ने उसको भर्ती में डालने के लिए उनका डेट ऑफ बर्थ चेंज किया है, आधार का। लेकिन उन्होंने 12 का एग्ज़ाम 2 बार दिया है, 10 का 2 बार दिया है, मुझे खुद बोला है वही लड़का। और अभी वो नाबालिग साबित होने के लिए बहुत कोशिश भी करे। हाल ही में उनका उम्र 18 से ज़्यादा ही हो गया है, आधार कार्ड से भी, मतलब अभी गिनती करके। तो यही है। तो उनके बाद मैंने FIR किया, कोतवाली थाने पे मैंने एक एप्लीकेशन डाला था, वहाँ पे मुझे कोई मदद नहीं मिली। वहाँ पे मुझे बहुत घिनौने सब से मुझे निंदाया गया है। उसके पापा ने भी मुझे बहुत गाली गलौज किया है, मुझे ही ब्लेम कर रहा था। और पुलिस वाले मुझे बोल रहे कि आगे का ज़िंदगी जियो, क्यों दूसरे के पीछे पड़े हो, कोई ना कोई मिल जाएगी। देखिए आज मेरे साथ ये हो रहा है, कल आगे जाके क्या नहीं होगा किसी को पता नहीं है। तो मैंने पुलिस वालों को ये भी बोला कि आप लोग अगर मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगी, अगर न्यायालय से कुछ नहीं होगा तो मैं हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट में कुछ नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट चले जाऊंगी। क्योंकि कानून हमारे लिए भी बनाया गया है, हमारे लिए भी कानून है। जो सुप्रीम कोर्ट से हमको अधिकार मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटाएंगे तो ज़रूर मुझे न्याय मिलेगी, कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो अभी भी तो आपने FIR दर्ज कराया है, 4 धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है उस लड़के के ऊपर। जी, मैंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, तब जाके मुझे सहायता मिल रही है और मुझे न्याय मिल रही है। और अभी FIR हो गया, 1.5 महीना हो गया, लड़का के ऊपर FIR हो गया है। उसके घर वाले मुझे मारने की साजिश बना रही है, घर वाले के तरफ से कोई ना कोई आके मुझे मारने का धमकी दे रहे, पैसा ऑफर करे, मैं पैसा ठुकरा रही हूँ, इनकार कर रही हूँ लेने के लिए। तो वो लोग बोले कि पैसा ले लो, तुमको मरवा देगी, तो तुम मर जाओगे, तो तुम्हारा केस कौन देखेगा, ये खत्म हो जाएगी, लड़का कहीं ना कहीं घूमते रहेगी। अभी भी लड़का कहाँ जेल की सलाखों के पीछे है, अभी भी घूम ही रही है। पुलिस प्रशासन मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं दे रहे, तुम बोले कि तुम यहाँ से हिल नहीं पाओगे, जब तक तुम्हारा केस चलेगी तुमको यहीं पे रहना पड़ेगा। देखिए कहाँ मुझे ये न्याय मिल रहा है, मुझे पता नहीं कहाँ ये कानून चल रही है कि मेरे पर कोई FIR भी नहीं है, मेरे पर कोई धारा भी नहीं है, तभी भी पुलिस प्रशासन मुझे यहाँ से हिलने नहीं दे रहे। और मैं एक अलग जगह से आके अलग जगह में रह रही हूँ, मुझे धमकियाँ मिल रही है मारने के लिए। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन मेरे साथ क्या चाहती है, मेरे से क्या चाहती है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है। तो अभी तक लड़के को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 1.5 महीना हो गया, मैं पुलिस प्रशासन को पूछता हूँ ये बातें, तो वो बोलता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को सरेंडर कर देगी, कहीं ना कहीं वो पकड़ जाएगी। बारबी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा साथ देंगे हम। कब तक साथ देंगे, कब तक वो सरेंडर करेगी अपने आप को? आप लोग मुझे यहाँ से हिलने नहीं दे रहे, फाइनेंस का इतना प्रॉब्लम हो रही है, मेरी खाने पीने का इतना, और सबसे ज़्यादा डर लग रहा है कि मुझे धमकियाँ ज़्यादा मिल रही है। तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, पुलिस प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। तो यही है मेरी एक गुजारिश है कि योगी आदित्यनाथ जी को और MP साहब को, SP साहब को और DM साहब को कि मेरी एक बार आप लोग केस देखिए और जितना हो सके उतना आप लोग मेरे जो कार्रवाई है उसको शुरू करिए जल्द से जल्द, और लड़का को जेल में भिजवाइए, और जो भी आगे का प्रोसेस है आप लोग आगे बढ़ाइए। चलिए, मतलब देखिए धोखाधड़ी का मामला है यहाँ पर। ऐसी 4 धाराएं हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन्हीं 4 धाराओं में उसके ऊपर केस भी दर्ज किया गया, लेकिन अभी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यहाँ पर देखिए ये आसाम से चलकर यहाँ पर आए हैं और न्याय की गुहार लगा रही है, न्याय का दरवाजा खटखटा रहे हैं यूपी गवर्नमेंट से, यूपी सरकार से और यूपी के शासन प्रशासन के लोगों से न्याय का गुहार लगाए, न्याय का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार में लिया जाए। क्योंकि अभी इनके साथ ये घटनाएं हुई हैं, आगामी हो सकता है चल करके वो लड़का किसी और के साथ धोखा करे, क्योंकि जो एक बार धोखा दे देता है, उनका धोखे देने की जो नीयत हो जाती है वो किसी को भी धोखा दे सकता है। इसी क्रम में देखिए हमारा यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि समाज में जागरूकता लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, इन्होंने अपने बातों को रखा आपके सामने, और जिस प्रकार से इन्होंने उस लड़के के ऊपर भरोसा करके इतना पैसा खर्च किया, पैसे के साथ साथ जो मतलब इन्होंने अपना कहीं ना कहीं अपने स्वयं को उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया था। फिर उसके बाद शादी वगैरह भी इन लोग की हो गई थी,
और उसका क्या फ़ोटो वगैरह भी रखी हैं शादी का? जी बिल्कुल, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको दूंगी, आप स्क्रीन पे सलाह दीजिएगा। देखिए, आज उनका पापा CSF में जॉब करती है, अच्छा। जो इंडियन पुलिस में जॉब कर रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं उनके बेटे को उन लोग छुपा के रखा है। देखिए, आप अगर आप वर्दी पहन के आप एक मुजरिम के साथ दे रहे हो, तो आप देश के सेवक कहलाने के लिए कोई मतलब आपका मतलब ही नहीं है। आप लोगों को देख के हम लोग जीते कि हमारा देश को रक्षा करने वाला कोई है और हम लोग सुकून की नींद सो रहे हैं। तो अगर आप कानून के हवाले नहीं करें तो आपका बेटा का साथ दे रहे तो आप अपना वर्दी खोल के साथ दीजिए, ऐसे शोभा नहीं देते हैं। उनके पापा मुझे बोल रहा था कि तुम एक चक्का हो, हिजरा हो, तुम किन्नर हो, ट्रांस वुमेन हो, ये बहुत कुछ, बहुत फलाना ढिमका बहुत कुछ बोला है। मैं यही बोलना चाहूँगी, जब लड़का मेरे साथ फिजिकल हो रही थी उनको सब पता है कि मैं क्या थी और क्या से क्या बनी हूँ, सब कुछ पता हो कि उन्होंने मेरे से शादी किया है। तब उनको पता नहीं था। मुझे बोले तुम मुसलमान हो। मैं कहा ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं इंडिया में हूँ और मैं अपने देश के लिए जीती हूँ, है ना। अगर ज़रूरत पड़े इस देश के लिए, मुझे अगर गला कटवाना पड़े मैं कटवाऊँगी, लेकिन मैं सर नहीं झुकाऊँगी। बात ये है। लेकिन उनके पापा बोले तुम एक डांसर हो, तुम्हारा क्या औकात है। मैं मानती हूँ आप लोग के आगे मेरा कोई औकात नहीं है, डांसर का कुछ भी औकात नहीं है। बस यही एक बात बोलना चाहूँगी, डांसर का क्या औकात है। डांसर जहाँ खड़ा होते हैं वहीं से लाइन शुरू होते हैं, क्योंकि डांसर का कला देखने के लिए हर कोई डांसर गलत नहीं होते हैं। आप लोग हर एक इंसान के साथ हम लोग को भी जोड़ रहे कि तुम ये हो, वो हो, बहुत कुछ निंदनीय सबसे मुझे निंदाया गया है। तो मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, सब कुछ मेरी ही गलती है कि आज अगर मैं गलत हूँ तो कहीं ना कहीं मैं गलत ठहराई जाती, कहीं ना कहीं मैं फंस जाती। सब कुछ मेरे पास एविडेंस है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ और कहीं ना कहीं मेरा साथ भी दे रहे सब लोग। जी चलिए, मान लीजिए लास्ट में जाते जाते जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर शासन प्रशासन के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे? मैं यही गुहार लगाना चाहूँगी कि मैं असम से हूँ और इस दुनिया में मेरी कोई नहीं है, मैं अकेले लड़ रही हूँ। आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता घर पे है, लेकिन जब से ये बात चल गया है कि उनको पता चल गया है कि मैं एक लड़की बन गई हूँ, तब से वो लोग मुझसे बात नहीं करते हैं। और जब से सुना है कि मैं इस लड़का से शादी भी कर लिया हूँ, तब से वो लोग बहुत नाराज़ है और कहीं ना कहीं मुझसे बात करना भी छोड़ दिया। और मुझे लास्ट मैंने बात किया था, फिर इसके बाद उन्होंने बोला कि तुम हमारे लिए मर गई हो और हमको ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो मतलब एक अपने आप को चेंज करके दूसरे के साथ शादी भी कर लिया, हमको बिना बताए, और इतना बड़ा कदम भी उठाया लिया बिना बताए। ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने गलती किया है। उनका पापा ने भी मुझे बोला था कि क्या तुमने हम ये सब जो किया है तुमने मुझे पूछा था। मैंने उनके पापा को यही जवाब दिया था, मैं तो आपको पहचानती भी नहीं हूँ, अभी आपको जान रही हूँ। आपका लड़का आपके साथ ही था, बात कर रही थी। आपके लड़का को ये क्यों नहीं पूछ रहे, जो तुम इतने बड़ा कदम उठा के जो एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उससे शादी भी कर लिया, तुमने एक बार हमसे क्यों गुजारिश नहीं की, क्यों हमसे पूछा नहीं। उनके बेटे के ऊपर ये प्रश्न नहीं आ रहे, उनके फैमिली की तरफ से मेरे ऊपर ये प्रश्न आ रही है। पता नहीं मतलब क्या चाहते हैं, ज़िंदगी बर्बाद किसका हो रही है और किसके ऊपर सवाल आ रही है। मैंने सब कुछ खो दिया है, मैंने सब कुछ मतलब पूरा ज़िंदगी शौपत हो गया, मेरी पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया, अभी तभी भी गलत मैं ही हो रही हूँ। प्यार करके और भरोसा करके मैं ही मतलब गलत हो रही हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ गलत हूँ। जी, मतलब सोचिए कि उस लड़के के ऊपर भरोसा करके इन्होंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया, मतलब इनके परिवार वालों ने इनको छोड़ दिया। जिस प्रकार से इस लड़के के ऊपर इन्होंने भरोसा किया था, भरोसा उस लड़के ने तोड़ा है, तो आगामी भविष्य में वो किसी और का भी भरोसा तोड़ सकता है। यही बातें देखिए फाइनली निकल करके आ रही हैं। तो समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कि धोखा देने का काम कर रहे हैं और असम से चलकर आई हैं तो न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो इस वीडियो को अगर आप शासन प्रशासन के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई, जो कि जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करने की जो इनकी मांग है वो करें, और उसके बाद जो भी आगे फिर इनको यहाँ से जाने की जो परमिशन है वो दे दिया जाए। क्योंकि एक जगह बंद करके रहेंगे तो इनका खर्च वहन कैसे चलेगा, क्योंकि प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है। इसके पहले आप क्या करती रही, अभी फिलहाल में क्या कर रही हैं? देखिए, इससे पहले मैं एक बिजनेस वूमन थी, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने एक इंडस्ट्री में काम किया है 9 साल, अपना प्रोफेशन को बनाया है, अपना नाम बनाया है। लॉकडाउन की वजह से मेरा बिज़नेस ख़त्म हो गया था और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को डिप्रेशन में ले गया थी, और उसके बावजूद मैं जब ये खोल गया था लॉकडाउन, उसके बावजूद मैं आगे नहीं बढ़ पाई हूँ क्योंकि बहुत फाइनेंस का प्रॉब्लम आ गया था। इसलिए तो अपने आप को मैं एक डांसर के रूप में भी देख रही, क्योंकि मेरे पास कला थी। तो कला बेच के खाना कोई गलत बात नहीं है। मैं अपना शरीर नहीं बेच रही हूँ, मैं अपना कला बेच के खा रही हूँ। अभी देखिए, मैं यहाँ से जा नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं अगर ये सब कुछ भी हो जाते अपने आप को, कभी मैं आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है कि मैं एक अलग जगह
से एक अलग जगह में आई हूँ और मारने का धमकी इतना मिल रहे, मैं अगर कहीं प्रोग्राम करने के लिए भी जाऊँगी तो कहीं ना कहीं मुझे गोली ना मार दे, क्योंकि गोली मारने का धमकी आ रहा है। इसके एविडेंस मेरे पास है। तो यही बात है कि इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, पुलिस प्रशासन यहाँ से हिलने नहीं दे रही है। तो जाओ तो मैं जाऊँ कहाँ? खर्च इसमें कैसे चल पा रहा है? देखिए, खर्च ऐसा है कि मैं पहले ही जो कमा के रखी थी वही मेरे पास है, अभी उसी से मैं धीरे धीरे वही खत्म हो रहा है। वही गुजारा कर रही हूँ। मतलब अगर ऐसे अपने प्रदेश में रहती तो वहाँ प्रोग्राम कर पाती, यहाँ पर हैं तो कहीं ना कहीं उनको धमकी मिल रही है। तो हो सकता है आगामी भविष्य में जब इनके ऊपर हो सकता है वार भी कर दिया जाए तो इसका पूरा श्रेय जो है उस लड़के के परिवार वालों पर ही जाएगा। नहीं, मैं पहले तो ये इसका अगर मैं कल मुझे मौत की घाट उतार दिया भी जाएगी तो मैं सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन को दोष देना चाहूँगी, क्योंकि उनको सब कुछ पता हो के भी आज कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद लड़का के घर परिवार को और लड़का को मैं दोष दूंगी, क्योंकि उनके घर परिवार की तरफ से मुझे धमकियाँ मिल रही है। तो वही बात है जी। चलिए देखिए, हमारे साथ ही असम से चल कर आई हुई बारबी खान और इन्होंने अपनी स्टोरी बताई। और आगामी भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं घटित ना हो, इसलिए सजगता के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। आप भी किसी के धोखे में ना आए या फिर आप भी किसी के साथ धोखा इस प्रकार का ना करें जिस प्रकार से इनके साथ धोखा हुआ है। ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।